दक्षिण भारत में बनेगा तीसरा मोर्चा। बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देख तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सभी विपक्षी दलों को बुलाया एक मंच पर। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी सियासी जमीन कसने पर आ चुकी है और इस देश में भारतीय जनता पार्टी हाल ही में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसको संपन्न उन्होंने किया। उसके साथ में ही कांग्रेस के जो इस देश में टुकड़े हो चुके थे उन टुकड़ों को जोड़ने का काम राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कर रहे हैं और इसके साथ ही इस देश में बहुजनों को एकत्रित करने वाली या फिर बहुजनों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस देश में धीरे धीरे अपने पैर फंसा रही है, जिसके वजह से 2024 का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन तीसरा मोर्चा भी यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में टीआरएस सरकार ने, चंद्रशेखर राव की सरकार ने और इसके नेतृत्व में उन्होंने सभी क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर बुलाया। एक मंच पर बुलाने के बाद में इन्होंने जब वो एक मंच पर आते हैं तो तमाम इस देश में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस की नीतियां हो, इनके ऊपर उन्होंने बात कही। लेकिन इसके पीछे की क्या राजनीति है ये समझना बहुत जरूरी है। तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आरएस प्रवीण कुमार है, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। उनका बहुजन समाज पार्टी को लेकर के वहां पर जनता तक पहुंचना और लोगों की समस्याओं को समझना, ये कहीं ना कहीं तेलंगाना के सरकार के होश उड़ा देने वाली बात है। यही बात जो है तेलंगाना सरकार को, मतलब कि चंद्रशेखर राव को पिछले कुछ दिनों से जम नहीं रही है। उसके साथ ही आप एक बात का अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को छोड़ करके तेलंगाना की 9 लोकसभा चुनाव को लेकर के, उन सीटों को लेकर के वहां पर ये जो तीसरा मोर्चा है ये वहां पर क्यों कराया गया या फिर उसका नियोजन जो है वहां पर क्यों किया गया। तो आपको समझना होगा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में जो है बहुजनों की राजनीति करती है और उसकी मुखिया बहन कुमारी आदरणीय मायावती जी है और इनका अभी जन्मदिन जो है मनाया गया। जन कल्याणकारी दिवस के रूप में इनका जन्मदिन जब लोगों ने मनाया तो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी को तमाम देश के उन सभी बड़े पार्टियों के नेताओं ने शुभकामनाएं दी। तो इससे बहन जी का जो कद है और जो पद है वो समझ में आता है और इसी बात को लेकर के उनकी जो लोकप्रियता है भारत की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहती है और इसी छाप को लेकर के 2024 का जो चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब साथ में तीसरा मोर्चा जो है इसको लेकर के तमाम जो छोटी बड़ी जो पार्टी है वो एकजुट होने की बात कर रही है। लेकिन अपने जन्म दिवस के ऊपर मायावती जी ने कहा कि हम किसी भी पार्टी के साथ में किसी भी तरीके का कोई गठबंधन नहीं करेंगे और इसीलिए जो है बहुजन समाज पार्टी को वहां पर निमंत्रण नहीं भेजा गया और साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कही। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत है, इसके आधार पर मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पूरे देश को बता दिया कि 2024 में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जमीनी हकीकत मायावती जी को पता है। तेलंगाना में आप देखोगे कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जिस तरह प्रवीण कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं, उनकी समस्या सुलझाने का काम कर रहे हैं, वो वहां पर किसी भी पद पर नहीं होने के बावजूद भी लोगों से जाकर के जिस तरीके से मिलते हैं, तो इस बात का डर कहीं ना कहीं तेलंगाना सरकार को, चंद्रशेखर राव को लगा पड़ा हुआ है और उन्होंने तमाम जो जो क्षेत्रीय दल है उनको एक साथ में लाने का काम किया है। इस अवसर पर तेलंगाना में जो ये प्रोग्राम हुआ, इसके अवसर पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पंजाब के भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन, ये जो तमाम जो नेता थे ये वहां पर उपस्थित थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कड़ा प्रहार भी उन्होंने किया था अपने शब्दों के माध्यम से। अखिलेश यादव भी वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए कहा कि आपके पास सिर्फ 400 दिन है, इस 400 दिन में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर सकती है वो काम कर ले, क्योंकि अभी जो है इस देश में तीसरा मोर्चा खुल चुका है और इस तीसरे मोर्चे की जो राजनीति है वो देश में धीरे धीरे पनप रही है। लेकिन इस मोर्चे को लेकर के और भी कई जो दल है, क्षेत्रीय दल है, वो मैदान में नहीं है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उधर
पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी का कहीं इन गुटों के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो के नाम पर जो राजनीति कर रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बहुजन समाज को समझना होगा कि हर चुनाव में जो है ऐसे गठबंधन होते हैं, महागठबंधन होते हैं, बड़े तीसरे मोर्चे खुलते हैं, लेकिन इससे नुकसान कहीं ना कहीं बहुजन राजनीति को होता है, बहुजन समाज के उन लोगों को होता है जो अपने रियल रिप्रेजेंट की रियल जो उनका प्रतिनिधित्व है उसकी जो लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता होगा कि कई जो तमाम पार्टियां हैं उनके शेड्यूल कास्ट के नेता है, शेड्यूल ट्राइब के नेता है जो चुनकर संसद में जाते हैं लेकिन संसद में जो है आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। और इसीलिए इस देश में बहुजनों की जो ताकत मजबूत करने की जो बात करती है वो बहुजन समाज पार्टी हमेशा से करती है। आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए तो बाबा साहब के बाद में मायावती जी ने अपने राज्यसभा पद का इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अपने समाज की अगर बात मुझे संसद में रखने के लिए अगर मुझे परमिशन नहीं दिया गया, मुझे टाइम नहीं दिया गया, तो ऐसे पद को मैं लात मारती हूँ, ऐसे पद का मैं इस्तीफा देती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि बहुजनों के लिए वास्तविकता में उनकी नेता कौन है, उनकी दुख दर्द और उनकी तकलीफें कौन समझ सकता है। हालांकि 2024 के नजरिए से तीसरा मोर्चा जो है ये कहीं ना कहीं बाजी पलटने की बात कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री है, ये अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इन्होंने बैठक ली है और इस बैठक में तमाम पदाधिकारी को जिस तरीके से उन्होंने अपने तरफ आकर्षित किया है वो भी कहीं ना कहीं एक अपने आप में राजनीति जो है मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सियासत जो है, सियासी माहौल जो है वो गर्मा रहा है और इसके वजह से चाहे फिर वो अन्य दल हो, चाहे फिर वो राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, इन्होंने अपना जो है गुट बना करके 2024 की तैयारी धीरे धीरे चालू कर दी है। अब समझना यह होगा कि 2024 के चुनाव में बहुजनों की हालत क्या होती है, बहुजनों की पार्टियों का क्या परफॉर्म रहता है, क्योंकि ये जो इस देश में जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है ये दो विचारधाराओं के बीच में चल रहा है, एक मानवतावादी विचारधारा और एक मनुवादी विचारधारा। मनुवाद को मानने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुजनों के विरासत को बचाने के लिए या फिर बहुजनों के आइडियोलॉजी को बचाने के लिए, विचारधारा को, मानवतावादी विचारधारा को बचाने के लिए कौन काम कर रहा है, कौन इसके ऊपर बेहतर तरीके से खरा उतरा है, ये आपको समझना होगा, ये आपको सोचना होगा, क्योंकि 2024 नजदीक आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। जिस तरीके से इस देश में सियासत मजबूत होने जा रही है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में संविधान का पूरी तरीके से उल्लंघन किया है, संविधान को तहस नहस करके वो नीतियां बना रही है और इसी नीतियों के तहत जो है इस देश का शेड्यूल कास्ट, इस देश का आदिवासी, इस देश का मुस्लिम समाज और इस देश के तमाम ओबीसीओ की समस्या जो है वो समस्या ही रह चुकी है। उसके ऊपर कोई उपाय योजना या फिर कोई बड़ा सॉल्यूशन इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने लेकर नहीं आई है। 60 साल से कांग्रेस भी इस देश में थी, आपने उसका शासन भी देख लिया कि बहुजनों की स्थिति में खास जो परिवर्तन है, खास जो बदलाव है वो नहीं हुआ है। लेकिन इस देश में जब भी कोई भी बहुजन नेता या फिर कोई भी बहुजन विचारधारा में विश्वास रखने वाली पार्टियां जब काम करती है तो उनके काम करने के तौर तरीके, उनके काम करने के बाद में जो नतीजे मिलते हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बहुजन नेताओं की देश को जरूरत है। साथियों, इस पूरी चर्चा को लेकर के, इस पूरी वार्ता को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।